हेलो बच्चों। आज हम मैथ के थर्ड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में होते कैसे हैं, कि लीनियर इक्वेशन क्या शक्ल या फोटो उसकी कैसे दिखती है जो दो वेरिएबल में होते हैं। और हम बात करेंगे कि हाँ दो लीनियर इक्वेशन है। क्या बात करेंगे बेटा? दो लीनियर इक्वेशन है तो उसमें नेचर क्या होता है, मतलब लीनियर इक्वेशन है तो सिंपल सी बात है लाइन की इक्वेशन होगी। और वो दोनों लाइन कैसी होगी, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होगी या कोइंसिडेंस होगी, इसके बारे में बात करेंगे। जिसपे पिछले सीबीएसई ने पिछले कुछ सालों में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं कि हाँ उसमें नेचर, मतलब नेचर पे ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि हाँ उसको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि हाँ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हाँ लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, और दूसरा कि हाँ दो लीनियर इक्वेशन है तो उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं कि हाँ दोनों लीनियर इक्वेशन पैरेलल होंगे कि नहीं होंगे। सबसे पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशन होते क्या है। अगर हम बात करें कि यहाँ क्लास 9 में हम पढ़ के आ चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कितने वेरिएबल में? वन वेरिएबल में बात करते हैं वो कैसे होता है। 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये क्या है? ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है बेटा? यहाँ पे x है। वेरिएबल क्या है बेटा? x है। और क्योंकि x की पावर 1 है, x की पावर 1 है तो इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, कोई डाउट नहीं है। फिर अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें 3x प्लस 5 इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये भी क्या है? ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, कोई डाउट नहीं है। तो यहां से हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम 10th के थर्ड चैप्टर में बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब टू वेरिएबल में कैसे होगा। और जो ये दो वेरिएबल होंगे उनका नाम क्या होगा? एक का नाम होगा x, दूसरे का नाम y। x और y वेरिएबल का नाम क्या होगा बेटा? x और y। या फिर ऐसे बोल सकते हो यम एन या फिर पी क्यू, कुछ भी हो सकता है। दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई और उनकी पावर क्या होगी? यहाँ पे पावर 1 होगी। सिंपल सी बात है। तो हम बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन कैसे होगा। एग्जांपल की बात करें पहले, कैसे दिखेगा। सपोज करो x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्या लीनियर इक्वेशन है? पहले चेक करते हैं x की डिग्री। पहले कितने वेरिएबल है यहाँ पे देखते हैं कितने वेरिएबल है। एक x और एक y, दो वेरिएबल है। सबकी डिग्री क्या है? 1 है। तो मतलब ये लीनियर इक्वेशन है। इक्वेशन क्यों? इक्वल टू 0 है, किसी से नंबर से कंपेयर किया गया तो वो लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी में आएगा। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल यहाँ पे क्या है? x और y है, इसमें कोई डाउट नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल की बात करें 5p माइनस 3q माइनस 2 इक्वल टू 0, ये भी क्या है? ये भी लीनियर इक्वेशन है, बस वेरिएबल का नाम चेंज हो गया। वेरिएबल का नाम क्या हो गया बेटा? p एंड q। फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें 2x इक्वल टू 5y प्लस 1, ये भी क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है, बस y और कांस्टेंट उनका टर्म कहाँ चला गया? राइट साइड चला गया, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो बेटा अभी डाउट नहीं होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या है और लीनियर इक्वेशन क्या नहीं होगा। अगर ऐसे तुम्हें कहीं मिल जाए एक्स स्क्वायर प्लस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0, ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x में डिग्री क्या आ गया? 2 आ गया। अगर हम बात करें 3x माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7, ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x में डिग्री 1 है। वेरिएबल तो दो ही लेकिन y की डिग्री 2 हो गई। थर्ड एग्जांपल की बात करें 3x माइनस 5y प्लस 5xy प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है। x में डिग्री 1 है, y में डिग्री 1 है। यहाँ पे भी देखोगे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मैंने बताया था x और y। x पे पावर 1, y पावर क्या 1, लेकिन पावर तो 1 ही है, लेकिन इन दोनों में वेरिएबल की पावर बताते हैं। वेरिएबल की पावर 1 होने चाहिए जितने भी टर्म हो, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन, इसमें से कोई भी लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। कोई डाउट नहीं बेटा। लीनियर इक्वेशन क्या होंगे? ऐसे होंगे। अब अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो लीनियर इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? बात करते हैं कोई भी एक लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये कोई लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल कितने हैं? वेरिएबल कितने हैं? नंबर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? x है और एक y है, तो वेरिएबल तो दो है। अब मैथमेटिक्स ये कहता है कि हाँ जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे या जितने नंबर ऑफ अननोन होंगे उसको सॉल्व करने के हमें उतने ही मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए। इन जनरल की बात कर रहा हूँ कि हाँ मिनिमम उतने इक्वेशन चाहिए। तो अननोन कितने हैं? एक्स और वाई कितने हैं? अननोन है एक्स और वाई, तो हमें कितने इक्वेशन की जरूरत है? दो इक्वेशन की, मिनिमम दो इक्वेशन की जरूरत है, इससे ज्यादा हो सकते हैं। तो हम बात करें इक्वेशन 1 ये है, तो सेकंड इक्वेशन कहीं ना कहीं दिया जाएगा जिससे हमें एक्स और वाई सॉल्व करते हैं। सपोज करो सेकंड इक्वेशन एक्स माइनस वाई
प्लस 5 दे दिया गया इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन दे दिया जाएगा और तुमसे इसको कहेगा ये सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्विंग ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, ये हम सेकंड लेक्चर में बात करेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हम बात करेंगे कि ये दो इक्वेशन है, क्या है, ये दो इक्वेशन है, तो ये इसका नेचर क्या होगा। पहले तो बात करें ये लीनियर इक्वेशन, तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी लीनियर इक्वेशन है तो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम बात करेंगे कि वो लाइन कैसी होगी, लाइन कैसी होगी। तो पहले बात करते हैं कैसे कैसे कंडीशन हो सकते हैं। सपोज करते हो ना एक लाइन ये है और लाइन कैसी है, प्लेनर है, कैसी है, प्लेनर है, तो एक लाइन ये, एक लाइन ये, कैसी लाइन हो सकती है, या तो इंटरसेक्टिंग, कैसी लाइन, इंटरसेक्टिंग, कोई प्रॉब्लम। ये कैसी लाइन हो सकती है, इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, ये केस 1 हो सकता है, या तो ऐसा पॉसिबल हो, या फिर ये लाइन हो सकती है, कैसी लाइन, पैरेलल लाइन, कैसी लाइन, या तो उनके बीच में कंडीशन क्या हो सकता है, दोनों लाइन कैसी हो जाए, पैरेलल हो जाए, मतलब दोनों इक्वेशन एक दूसरे को अगर उनको कोऑर्डिनेट प्लेन पे रिप्रेजेंट किया जाए तो वो कैसे हो जाए, पैरेलल हो जाए। और थर्ड बात करेंगे कि एक लाइन ये हो जाए और दूसरी भी लाइन इसी के ऊपर हो जाए, मतलब उसको बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंस लाइन, कोई डाउट नहीं है, L1 और L2 यही पे हो जाए, मतलब दोनों इक्वेशन एक ही हो जाए। तो हम बात करेंगे कि हाँ ये कैसी लाइन, इंटरसेक्टिंग, मतलब दो लीनियर इक्वेशन अगर दिए गए तो उसमें क्या क्या केस पॉसिबल हो सकते हैं। इस पे ही, इसी पे ही सीबीएसई ने पिछले 10 सालों में हर एक पर जितने भी ईयर के प्रीवियस ईयर उठाओगे सभी में एक या दो क्वेश्चन दे रखे सिर्फ इसी बात पे कि हाँ वो दो लाइन कैसे होंगे, पैरेलल होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे, यार कोइंसिडेंस होंगे, सिंपल। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बता ही देंगे, बात करेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। अभी बात करेंगे कि हाँ इंटरसेक्टिंग और पैरेलल या कोइंसिडेंस नहीं है, बिल्कुल। अभी तो एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में फिक्स है, एक क्वेश्चन तो इस पे रहेगा ही रहेगा। अगर तुम कहीं के भी क्वेश्चन बैंक या सॉल्व पेपर देखोगे तो उसमें एक क्वेश्चन है, बिल्कुल एक क्वेश्चन इसी पे है कि हाँ लाइन कैसी है, कोई डाउट नहीं है। तो हम बात करेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगा कि क्या होगा। पहले मैं और कुछ बातें क्लियर कर दूं। अगर लाइन की इक्वेशन ये लिख रखा है तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको जनरल फॉर्म क्या होता है, पहले मैं जनरल फॉर्म लिख दूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, और c क्या है, कांस्टेंट है। तो जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से हम बात करेंगे a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू -4, c इक्वल टू -4। a क्या बताया था, कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या बताया था 3, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y, और c क्या बताया था कांस्टेंट टर्म। यहां से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 5। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर और बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, कि यहां अगर दूसरे एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल की बात करें, अगर ऐसे लिखा गया 2x इक्वल टू 5y माइनस 7, यहाँ पे एबीसी कंपेयर करना है। एबीसी क्या होगा, तो एबीसी पहले इस फॉर्म में लिखा जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब सभी टर्म को एक साइड शिफ्ट करा लेंगे। तो मैं 5y इधर ले आया, 2x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू बताओ बेटा, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू 7। तो शायद ये बात बहुत क्लियर हो गया होगा कि हाँ ए बी सी क्या होंगे, लीनियर इक्वेशन में ए बी सी क्या होंगे, कोई डाउट नहीं है। तो अब बात करते हैं कि हाँ उसमें नेचर की बात करें कि हाँ नेचर कैसे होगा, देखते हैं। देखना बेटा क्या दिया गया, पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन कैसी है, मैं पेयर ऑफ लाइन पहले लिख दे रहा हूं कैसी होंगी कहीं पे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक लाइन ये है। दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। क्योंकि दो लाइन की इक्वेशन है तो दो लाइन को हम ऐसे लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1, दूसरे को a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों लाइन हम रेशियो पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे किसका, a1 अपान a2 मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x का रेशियो, फिर b1 अपान b2 कोएफिशिएंट ऑफ y का रेशियो, फिर c1 अपान c2 इसका रेशियो, कांस्टेंट टर्म का रेशियो। जो लीनियर इक्वेशन दिया जाएगा, मैंने इससे पहले बता दिया कि एबीसी क्या होता है, जैसे एबीसी होता है वैसे a1 b1 c1, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम a1 b1 c1 की बात करेंगे। तो हम किसका रेशियो निकालेंगे, x के कोएफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे, y के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो निकालेंगे। फिर हम ये बात बताएंगे कि हाँ
उन रेशियो को देख के बताएंगे कि वो लाइन कैसी है, पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है, क्या है। अगर हम सबसे पहले बात करें, पहले कौन सी लाइन दे रखी है, इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन थी, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन होगा कब, जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x का रेशियो कोएफिशिएंट ऑफ y के रेशियो के इक्वल ना हो, तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो नो डाउट इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो लाइन ऐसी होगी, कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये सिंपल सी एक पॉइंट है कि हाँ अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगा। लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तो ये तो हम बता दिए कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, तो ये एक क्वेश्चन होता है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। फिर इसका एक वर्ड और होता है कि अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो एक पॉइंट होगा, क्या होगा, एक नंबर ऑफ सोल्यूशन एक होगा, जिसको बोलते हैं एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, या फिर उसी को बुक में लिख रखे हैं यूनिक सोल्यूशन। मतलब हमें दो बातें पता चली कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। कैसी लाइन होगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। और साथ साथ वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा ना, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है इसके कितने सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन, मतलब एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। और एक बात बता दें कि अगर कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्यूशन देता है, अगर जितने भी कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्यूशन देता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, इससे लिख लेना, कंसिस्टेंट, सिंपल, उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। तो इस a1/a2 b1/b2 से तुम्हें दो तीन बातें पता चली। पहले, अगर नॉट इक्वल है तो इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा एग्जैक्टली वन सोल्यूशन मींस यूनिक सोल्यूशन, और तीसरा सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है। फिर और बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल दे रखा है x-2y = 0, तो यहाँ से 3x + 4y = 2, 1/3x का ऑप्शन का रेशियो 1/3 = -2/4, और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों नॉट इक्वल हैं, ये दोनों नॉट इक्वल हैं, तो लाइन कैसी हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। फिर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्या है कि अगर पैरेलल लाइन हो जाए, पहले बात करेंगे पैरेलल लाइन हो जाए तो क्या होना चाहिए इसमें। अब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो, मतलब x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो, लेकिन क्या ना इक्वल हो, जो कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल ना हो। सिंपल, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो, नो डाउट, लेकिन किसके इक्वल ना हो, वो c1/c2 के इक्वल ना हो, तो उसको बोलेंगे क्या कि लाइन कैसी है, पैरेलल। लाइन कैसी है, बात करेंगे लाइन कैसी है, पैरेलल। अगर दो लाइन पैरेलल हो जाएंगी, पहली बात तो ये पैरेलल लाइन होगी, दूसरा अगर पैरेलल लाइन होगा तो इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आया, अगर पॉइंट कॉमन नहीं आया तो बात करेंगे इसमें नो सोल्यूशन। क्या आएगा बेटा, नो सोल्यूशन। अगर कोई पॉइंट कॉमन नहीं आया तो नो सोल्यूशन। और अगर कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन कोई सोल्यूशन नहीं देता, उसका दूसरा नाम होता है इनकंसिस्टेंट। क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर हम एग्जांपल लेके आएंगे x + 2y 1/2 2/4 1/2 होगा, लेकिन ये 4/12 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/3, जो इसके इक्वल नहीं है। तो सिंपल, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है ना, इसका नो सोल्यूशन होगा, इसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। या फिर ये लाइन कैसी होगी, लाइन के फॉर्म में बात करें कैसी लाइन होगी, पैरेलल। तो तुम्हें दो लीनियर इक्वेशन देंगे और तुमसे दो तरह से बातें करेंगे कि लाइन पैरेलल है कि इंटरसेक्टिंग है, या फिर बात करेंगे ये सोल्यूशन कितने का, नो सोल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। अभी देखते हैं थर्ड, अभी क्या नहीं हुआ, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, और ये किसके इक्वल हो जाए, कांस्टेंट टर्म के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए, कांस्टेंट टर्म के भी इक्वल हो जाए, मतलब कांस्टेंट टर्म के रेशियो के इक्वल हो जाए। तब अगर तीनों रेशियो इक्वल हो जाए, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 रेशियो इक्वल हो जाए, तो लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट। कैसी लाइन होगी, कोइंसिडेंट। मतलब इसको बताया जाता है एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, तो ये लाइन कैसी हो जाए, कोइंसिडेंट। और अगर हम बात करेंगे सोल्यूशन कितने होंगे इसके, कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए, इनफाइनाइट। कितने आए, इनफाइनाइट। तो कितने सोल्यूशन आएंगे, इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन आएंगे बेटा, इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन। ये जो है ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाँ कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसके सिस्टम इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ये याद रखना कि ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब इन्फिनिटी सोल्यूशन होगा तो सोल्यूशन तो दे रहा, चाहे जितने दे रहा हो, तो कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। तो बेटा इस टेबल से तुम्हें शायद क्लियर हो गया होगा कि हाँ जो सीबीएसई वाले पूछ रहे हैं, बस इसी टेबल को अगर हम देख लेंगे अच्छे से तो शायद क्वेश्चन हम डन करके आएंगे। बिल्कुल
100% श्योरिटी क्या है, इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि हम किसका रेशियो निकालेंगे, एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो, वाई के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो। और अगर वो रेशियो नॉट इक्वल है, मतलब एक्स और वाई वाले रेशियो नॉट इक्वल है, तो हम आगे नहीं जाएंगे, लाइन बोल देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, यूनिक सोल्यूशन और कंसिस्टेंट। और अगर एक्स और वाई का रेशियो इक्वल है लेकिन कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल नहीं, तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल लाइन होगी, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, जिसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। और अगर तीनों रेशियो इक्वल है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लाइन कैसी, कोइंसिडेंस। और सोल्यूशन कितने, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। तो शायद ये तुम्हें दिख गया होगा कि हाँ टेबल जो बना है इसको आराम से नोट कर लेना और जैसे बताया हूं वैसे याद कर लेना, कोई डाउट नहीं है। देखते हैं आगे इस पे क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्या इसमें हमें ये चेक करना है एग्जांपल में कि वो लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है क्या नहीं है। x और 3x, x और 3x इसका रेशियो 1/3 आ गया, क्या आ गया 1/3। मैंने सिर्फ बताया था a1/a2 मतलब रेशियो आ गया। और ये वाले रेशियो -3/-9 और ये वाले रेशियो -3/-2। तुम्हें पता चलेगा ये 1/3, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 1/3, लेकिन ये 3/2, ये इसके इक्वल है लेकिन इसके इक्वल नहीं है। मीन्स एक्स के कोएफिशिएंट और वाई के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल है लेकिन कांस्टेंट टर्म का रेशियो इक्वल नहीं है। तो हम इसको बात करेंगे कैसी लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन। और कितने सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। a1/a2 b1/b2 c1/c2 से निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी रेशियो निकालने आएंगे, तो रेशियो निकालते टाइम पहले इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख लें कि हाँ लिखेंगे कैसे, 2x + y - 5 = 0, जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। 3x + 2y - 8 = 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x के कोएफिशिएंट का रेशियो 2/3, 1/2 और -5/-8। तुम्हें समझ में आएगा, यही नॉट इक्वल है, मतलब x के कोएफिशिएंट का रेशियो y के कोएफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं है। तो लाइन कैसी, इंटरसेक्टिंग लाइन। लाइन कैसी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम इस इक्वेशन में बात करें, इससे भी थोड़ा पहले सिस्टम से लिखेंगे। 3x - 5y - 20 = 0, 6x - 10y - 40 = 0। रेशियो क्या आएगा, 3/6, y के कोएफिशिएंट का रेशियो 5/10, इसके रेशियो -20/-40। अगर ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/2, इसका रेशियो भी 1/2, इसका रेशियो भी 1/2, मतलब तीनों रेशियो के यहाँ इक्वल है। अगर तीनों रेशियो इक्वल होते हैं तो लाइन कैसी, कोइंसिडेंस लाइन। लाइन कैसी, कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंट लाइन। और कोइंसिडेंट लाइन तो इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने बता रखा है कि इसी पे ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अभी आगे दिखेगा भी यहाँ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसी के बारे में सिर्फ बात करेंगे कि यहाँ प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये एक और लास्ट बचा है तुम्हारे लिए कि हाँ इसको चेक कर लेना कि लाइन कैसी है, कोई डाउट नहीं है। तो अगर तुम्हें टेबल अच्छे से आता हो, जो मैंने बताया वो चीजें बहुत ही अच्छे से तुम नोट की हो, तो शायद इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन ने दे रखा है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन मेनी इन्फिनिटी। कितना लिख रखा है, इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बता रखा है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और उसी से रिलेटेड सिर्फ बात करेंगे कि यहाँ जिससे तुम्हारे बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाए। इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन है तो नो डाउट पहले इक्वेशन को सही से लिख लें। 2x - 3y - 7 = 0, ये एक इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन को लिखेंगे k + 1x k + 1x + 1 - 2k y - 5k - 4। अगर इसको सही से लिख लिए तो रेशियो क्या होगा, 2/k + 1। अगर इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन है तो नो डाउट तीनों रेशियो क्या होंगे, a1/a2, जिसको मैं थोड़ा सा लिख दूं तुम्हारे लिए। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, कोई डाउट नहीं है। ये रेशियो इक्वल होने से इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन है। तो बात करेंगे 2/k + 1, 2/k + 1 = -3/1 - 2k = -7/-5 k/4। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तीन रेशियो इक्वल है, एक बार ये दोनों रेशियो इक्वल करके k की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आएगा आराम से देखते हैं। 2/k + 1 = -3/1 - 2k, ये ले लिया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 1 - 2 के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन = -3k + 1, कोई डाउट नहीं है।
ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 4k इक्वल टू -3k -3 -3k इधर ले आएंगे तो -4k प्लस 3k हो जाएगा और -3 -2 -k इक्वल टू -5 k इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 5। तो k की कौन सी वैल्यू पूछे थे? k की उस वैल्यू के लिए जिसके लिए ये रेशियो इक्वल होना चाहिए। k की वैल्यू क्या आ गई? k/5। लेकिन एक बात और देखते हैं कि क्या ये वाले रेशियो भी इक्वल है। ये तो हम सिर्फ रेशियो लिखे थे, क्या k इक्वल टू 5 आता है? तो बात करते हैं -3/1 -2k इक्वल टू -7/-5k -4। ये रेशियो भी देख लेते हैं क्या इक्वल है k इक्वल टू 5 पे। ये मल्टीप्लाई कर लो 3 -3 5k -4 इक्वल टू 7 1 -2k। ये हो जाएगा -15k प्लस 12 इक्वल टू 7 -14k। 14k इधर आएगा तो -15k प्लस 14k इक्वल टू 7 -12 12 इधर लगा तो -k इक्वल टू -5 k इक्वल टू क्या आ गया 5। यहाँ से भी k इक्वल टू 5 मतलब k इक्वल टू 5 के लिए ये तीनों रेशियो क्या हो गए? इक्वल हो गए। क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो जो हमारा आंसर आया ना, आंसर की बात करेंगे k इक्वल टू क्या आ गया 5 k इक्वल टू 5। अगर हम बात करते हैं k इक्वल टू यहाँ पे कुछ और वैल्यू आता है, सपोज करते हैं कि अगर हम चेक नहीं करने जाते और k की वैल्यू वहां पे 3 आ रहा होता तो यहाँ पे k की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं होती जिसके लिए वो इन्फिनिटी में एनी सोल्यूशन देता। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ एटलीस्ट एक रेशियो और इन दोनों रेशियो को इक्वल करके हम k की वैल्यू निकालेंगे और जो k की वैल्यू कॉमन आएगी वही आंसर होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ पहले दोनों रेशियो को इक्वल करके k की वैल्यू निकाल लेते हो, जो k की वैल्यू आई, हाँ आंसर तो सेम आया k इक्वल टू 5, कोई डाउट नहीं है, लेकिन आंसर तब तुम्हारा गलत हो जाएगा जब यहाँ पे k की दूसरी वैल्यू आएगी और तुम इसको चेक करने नहीं आओगे। सभी बच्चे सिर्फ पहले दो रेशियो को इक्वल करके निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्फिनिटी में एनी सोल्यूशन कैसे निकाला? बस एक ही लाइन a1/a2 इक्वल टू b1/b2। और इस बात का ध्यान रखो कि जब हम k की वैल्यू निकालने जाएंगे, सॉल्व करने जाएंगे, तो इसको फर्स्ट और सेकंड रेशियो इक्वल करेंगे एक बार, फिर एक बार सेकंड और थर्ड रेशियो इक्वल करेंगे और वहां से जो k की कॉमन वैल्यू आएगी वही वैल्यू हम एक्सेप्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या पूछे? नंबर ऑफ सोल्यूशन। क्या पूछे? नंबर ऑफ सोल्यूशन। सिर्फ हमसे ये सोल्यूशन नहीं पूछ रहे, अभी सोल्यूशन की बात नहीं करें, सिर्फ बात करें कि कितने सोल्यूशन आएंगे। सोल्यूशन आने का मतलब हम ये चेक कर लेंगे कि वो इन्फिनिटी सोल्यूशन दे रहा है कि यूनिक सोल्यूशन दे रहा है या नो सोल्यूशन दे रहा है। तो नो डाउट हम इक्वेशन को पहले सही से लिखेंगे, x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, फिर 2x प्लस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, फिर इसका रेशियो 1/2 2/4 माइनस 8/-16। अगर ये रेशियो की बात करेंगे तो 1/2 रहेगा, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तीनों रेशियो इक्वल है क्या? तीनों रेशियो इक्वल है। अगर तीनों रेशियो इक्वल है तो कैसे सोल्यूशन आएंगे? इन्फिनिटी सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन? इन्फिनिटी सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन आएंगे? इन्फिनिटी सोल्यूशन आएंगे। और बात करेंगे कि हाँ लाइन कैसी होगी? कोइंसिडेंस लाइन। कैसी लाइन होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या लिखे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा किसकी वैल्यू निकालना है? अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना है। फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फिर सेम क्वेश्चन मैं बता रखा हूँ, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं और प्रीवियस ईयर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन सबसे हॉट टॉपिक माना जाता है कि इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर से हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सही से लिखेंगे। 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, फिर 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा y माइनस 28 इक्वल टू 0। अगर ये इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन दे रहे हैं, कैसे सोल्यूशन दे रहे हैं बेटा? इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन दे रहे हैं, तो नो डाउट a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होगा। तो a1/a2 में से 2/2 अल्फा इक्वल टू 3/अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -7/-28। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/अल्फा इक्वल टू 3/अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। ये रेशियो आ गया। यहाँ से क्या निकालना? अल्फा और बीटा। एक बार 1/अल्फा इक्वल टू 1/4 कर लो। क्या कर लो बेटा? 1/अल्फा इक्वल टू 1/4। सिंपली अल्फा क्या आ जाएगा? 4। अल्फा क्या आ गया? 4। ये फर्स्ट अल्फा की वैल्यू आ गई। सेकेंड 3/अल्फा प्लस बीटा, 3/अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 कर लो। यहां से क्या आएगा? मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 4 इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा
3 इंटू 4 12 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू 4 फाइंड आउट हो चुका है, प्लस बीटा, बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, बीटा इक्वल टू 8। तो शायद इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ये भी प्रीवियस में आ चुका है, या इन्फिनिटी मैंने सोल्यूशन है तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 कर दिया, फिर रेशियो इक्वल करके मैंने अल्फा और बीटा निकाल लिया। कोई प्रॉब्लम अभी तक बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा कि यहाँ क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं और कैसे हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दवाते हैं, चेक नहीं करवाते हैं इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन है, वो कहते हैं इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन है तो बताओ कि वो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, वैल्यू आपके पूछ रहे हैं, लेकिन क्या होना चाहिए इस बार, नो सोल्यूशन होना चाहिए। इस बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, क्या पूछ लिए हैं, नो सोल्यूशन होना चाहिए। अब नो सोल्यूशन कब होता है, नो सोल्यूशन कब होता है, जब a1/a2 का रेशियो b1/b2 के इक्वल ना हो, जब a1/a2 का रेशियो b1/b2 के इक्वल ना हो तब होता है नो सोल्यूशन। तो बात करते हैं कि पहले a1/a2 लिख लेंगे 3/2k-1, ये नॉट इक्वल टू 1/k-1। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू k-1 नॉट इक्वल टू 2k-1, 3k-3 नॉट इक्वल टू 2k-1, 2k इधर आएगा 3k-2 के k, 3 इधर जाएगा k नॉट इक्वल टू 2। मतलब जब k नॉट इक्वल टू 2 होगा तब ये नो सोल्यूशन देगा, k नॉट इक्वल टू 2 तो ये नो सोल्यूशन, मतलब k नॉट इक्वल टू 2 तब ये नो सोल्यूशन। k की वैल्यू 2 नहीं लेनी है, k की वैल्यू 2 नहीं लेनी, कोई प्रॉब्लम, यही बताया था कि नो सोल्यूशन होना है k नॉट इक्वल टू 2 आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम, k की वैल्यू 2 नहीं लेनी। बस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शायद सेम क्वेश्चन, क्या पूछा है, वैल्यू आपके पूछा है इन कितने सोल्यूशन, फिर वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन कितने क्वेश्चन आने चाहिए बेटा, कितने आंसर आने चाहिए इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन। क्या करोगे, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 कर लोगे तो यहाँ से k की वैल्यू निकल आएगी। तो मैंने इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन करा दिए और मैंने इसकी थ्योरी भी शायद कंप्लीट कर दी है कि हाँ इतने ही आएंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि हाँ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। अभी तो सिर्फ हमें बता रहे थे कि यहाँ इतने सोल्यूशन होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि यहाँ कैसे सॉल्व करते हैं और उसके लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज पहले वो जो लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं उसको पहले लैंग्वेज को समझना पड़ता है और फिर लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा, लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना पड़ता है। तो लगे रहिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि हाँ हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।